I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon regarding alleged alteration of affidavit relating to Isra Jahan case. मंत्री कुछ बोले? ये स्टेटमेंट is laid on the table of the House regarding alleged alteration affidavit in Isra Jahan case. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। उस दिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि गरीबी की जड़ इतनी गहरी हो गई है कि उसको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल है, तो गरीबी की ही जड़ केवल इतनी गहरी नहीं है। इस देश का जो इतिहास है, और खासकर मैं जब अपना वक्तव्य दूंगा तो उसमें प्रूफ होगा कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और जो करप्शन इस देश में इतनी गहरी जड़ उसने जमा ली है कि उससे निकल पाना, उससे उबर पाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इस देश की राजनीति कहां चली गई है? स्पीकर मैडम, यदि ये लोग रहते कांग्रेस वाले तो मुझे सुनाने में बड़ा अच्छा होता कि हम आज क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उस वक्त के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे वो चोरी और सीनाजोरी की स्थिति में वो कहते हैं कि हमने कर दिया, जो कर दिया कर दिया। जो उस वक्त के तत्कालीन गृह सचिव थे वो कहते हैं कि हलफनामे में अल्टरेशन हुआ, और जो उस वक्त के अंडर सेक्रेटरी हैं जिनके नाम से कि ये हलफनामा दाखिल हुआ कोर्ट में, वो कहते हैं कि हमको सिगरेट के बट से जलाया गया, तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन ने सिगरेट के बट से जलाया। क्या देश यही चलेगा? क्या राजनीतिक विरोधियों को मिटाने का यही तरीका है? क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मरने और मारने पर उतारू है? इस तरह का जो सिचुएशन है, आप देखिए उस दिन कांग्रेस बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी कि जयललिता जी का पत्र आया है और जयललिता जी राजीव गांधी के हत्यारे को यदि छुड़ाना चाहते हैं, गलत बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो बेअंत सिंह के हत्यारे को छुड़ाना चाहते हैं, गलत है। पीडीपी के बारे में उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के बारे में उन्होंने कहा। मैं सारे बात से एग्री कर रहा हूं। उस दिन मैं बड़े गौर से इन चीजों को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई है। कम से कम आतंकवाद के नाम पर, इस देश के यूनिटी के नाम पर, इस देश के इंटीग्रिटी के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए उसका एक एक कार्यकर्ता मरने और मारने पर उतारू है। तो सवाल यह है कि सिचुएशन क्या है। आज आप देखिए, मैं ये देख रहा हूं, ये एफआईआर की कॉपी में पढ़ता हूं। एफआईआर क्या करा है? यस, यदि आतंकवादी हमको मारने के लिए आएगा तो हम आतंकवादी को मारेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं मर भी जाऊंगा तो इस देश के लिए कुर्बानी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इसके लिए। ये हलफनामा क्या है? हलफनामा क्या कह रहा है कि द रिपोर्ट पेंटेड ऑन 1 जून KR Kaushik, then Commissioner of Police, Ahmedabad city, received the 3 suspected terrorists when on their way to Ahmedabad to attempt a suicidal attack on CM Modi. Soon after, on 14 June 2004, at around 11 p.m., PP Pandey, then the Joint Commissioner of Police, CB, received information that a blue-colored Indica car carrying 3 men with firearms and explosive would reach Ahmedabad from Mumbai the following morning. मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि मिस्टर मोदी को मारने के लिए आईबी की रिपोर्ट आती है और उस आईबी की रिपोर्ट पर इंटरसेप्ट करती है और उसके बाद ये एनकाउंटर होता है। आप ये बताइए कि मौत का सौदागर कहने वाली ये कांग्रेस क्या ये मौत का सौदा करना चाहती थी? क्या राजीव गांधी की तरह मोदी जी मर जाते तो उसके बाद ये एक्टिव होती कि हम जो है इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की घटिया राजनीति चलेगी? और उसके बाद जो क्या किया, एफआईआर के, ये एफआईआर है। और जो माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आया है, ये काफी अलार्मिंग है और ये इस देश के लिए सोचने वाली बात है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश का क्या होगा। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि 6/8/2009 को एक हलफनामा कोर्ट में चले गए। इसरा जहां की मदर कोर्ट में चली गई और कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया 6/8/2009 को, और उसने ये कहा है कि भारत सरकार इस सूचना के बारे में जानकारी थी कि एलईटी
कुछ एक शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय और राज्य नेताओं की हत्या की योजना भी बना रहा है और एलईटी ने इस बाबत भारत स्थित काडरों को उनकी गतिविधि पर नजर रखने का काम सौंपा और उसने ये कहा, उक्त हलफनामे में जावेद शेख, अमजद अली, जिसान जौहर तथा इशरत जहां की पृष्ठभूमि तथा इनके संपर्क सूत्र तथा याचिकाकर्ता गोपीनाथ पिल्लई, जावेद साहब के पिता के प्रार्थनाओं में अंतर विरोध जो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा है, ये माननीय गृह मंत्री जी ने आज अपने जवाब में ये बातों का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा है कि वो एलईटी के मतलब लश्कर तोयबा के वो एक्टिविस्ट थे। ये पहला हलफनामा है जो 6/8/2009 को है। इसके बाद मनी जो कह रहे हैं कि हलफनामा ठीक 1 महीने के बाद, स्पीकर मैडम, ठीक 1 महीने के बाद 29/9/2009 को यह हलफनामा चेंज हो जाता है और यह हलफनामा कह रहा है कि हलफनामे में यह उल्लेख किया गया कि आगे का हलफनामा याचिका से संबंधित मुद्दों से जुड़े बाद के कुछ परिवर्तनों के विचार से तथा भारत सरकार द्वारा हलफनामों के संबंध में अभिव्यक्त आशंकाओं को स्पष्ट करने के साथ किया गया है और ये अटॉर्नी जनरल द्वारा पुनरीक्षित है और गृह मंत्री द्वारा अनुमोदित है। ये जो माननीय गृह मंत्री जी ने, कितनी बड़े शर्म की बात है कि 6/8 को आप एक हलफनामा देते हैं और जब आप 29/9 को दूसरा हलफनामा देते हैं तो उसको गृह मंत्री और अटॉर्नी जनरल के आधार पर बंद कर देते हैं और उसके आगे कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, खुद उन्हीं के जवाब में सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि यह कि भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि तथ्यों पर यथाविधि विचार करने के पश्चात यह पाया जाता है कि सीबीआई द्वारा इसका जांच कर दिया जाए। और दूसरा बात कहते हैं कि इसके बाद भी जो इनपुट है आईबी का, वो कार्रवाई करना राज्य सरकार और राज्य पुलिस का हक है। लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी रीजनल पार्टी जितनी बैठी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यदि हलफनामे के आधार पर, किसी आईबी के इनपुट का आधार पर राज्य सरकार को काम करना है तो राज्य सरकार ने तो अपना काम कर दिया, उसने एनकाउंटर कर दिया, उसने जो है आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद ये केंद्र सरकार बार बार जो जांच कर रही है और इसके बाद जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, इसके लिए गृह मंत्री जी को इस देश को बताना चाहिए कि फाइनली हुआ क्या। इसके बाद जो एसआईटी है, एसआईटी में 3 एसआईटी के हेड बनाए गए। एसआईटी के एक हेड माननीय सतपाल सिंह जी हैं, हमारे बाद शायद वो बोलेंगे क्या ऐसा कारण था कि एसआईटी के 3 चेयरमैन बनाए गए। एसआईटी का चेयरमैन बदलने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य कर रहा था या एसआईटी को चेयरमैन बनाने के लिए गृह मंत्रालय के कोई अफसर इसमें चेंज कर रहे थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है स्पीकर मैडम कि एनआईए इस सरकार ने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया और ये 2010 में इंट्रोगेशन हुआ हेडली का। यहां के एनआईए के अफसर जो है वो गए, कोई भी बीजेपी के सरकार में कोई चीज नहीं हुई है और इंट्रोगेशन में कहा कि द रिपोर्ट रीड्स, एनआईए की जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट इशरत जहां, Headley stated that in late 2005, Zakir Rahman Lakhvi introduced Mujabbil to me. Having introduced Mujabbil, Jaki talked about the accomplishment of Mujabbil as a Lashkar commander. Jaki also sarcastically mentioned that Mujabbil was a top commander whose every big project had ended in failure. Jaki ended that Ishrat Jahan model was also one of the Mujabbil's bossed up operation. ये 2010 में एनआईए यूए नंबर 4 2009 एनआईए 16104 डेटेड 13 अक्टूबर 2010। ये एनआईए हमने नहीं बनाया, एनआईए के अफसर हमारे नहीं थे, ये इसकी कॉपी है और इसके कॉपी के आधार पर जिस आसिफ इब्राहिम साहब को इस कांग्रेस सरकार ने बनाया था आईबी का हेड, हमने नहीं बनाया था, हमने आईबी का हेड नहीं बनाया था। उन्होंने कहा इन इट्स रिप्लाई टू सीबीआई लेटर, आरसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ सीबीआई के साथ, उसमें फरवरी 2013 में आरसी 5/2011/CBI/SSB/Mumbai/43 dated 13 February 2013. The IB mentions about the intelligence input that it received post the Godhra riots, indicating a threat to several leaders, including Narendra Modi. The same input was shared by the IB with all state police heads, white IB TP number 0327, 22nd April 2004. आप यह समझिए इनकी आईबी है,
इनकी एनआईए है, वो सब कह रही है कि इसरात जहां आतंकवादी थी, लेकिन केवल नरेंद्र मोदी का। और 2004 में एफआईआर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2004 में एफआईआर होता है, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब 2009 के बाद इस सरकार को यह लगने लगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बना सकती है, तो नरेंद्र मोदी को जेल में डालने के लिए, अमित शाह को जेल में डालने के लिए इस तरह का यह हलफनामा चेंज किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको बताऊं, चुनाव के समय ये सीपीआईएम का है। अभी कन्हैया कुमार की बहुत बात चल रही है। सीपीआईएम का ये डॉक्यूमेंट है जो उसने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। इलेक्शन मतलब इस तरह जहां पर किस तरह की राजनीति हुई। सीपीआईएम कह रहा है कि द कोर्ट वाज रेफरिंग टू द केसेस ऑफ सोहराबुद्दीन एंड तुलसीराम प्रजापति. The most shocking details are emerging in the ongoing case of the brutal and counter killing of Israt Jahan and 3 others. The CBI charge sheet disparately describes. It is hardly describing that there should be so many such killings because the Chief Minister himself had in election rally in 2007 stated that Sohrabuddin got what he deserved, a clear message of encouragement of illegal killings. ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो और क्या है। इसके बाद ये 2014 के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। ये जनता दल यूनाइटेड का जो है अनवर अली का बयान है। वो क्या कर रहे हैं, इसरात जहां बिहार की बेटी है, आतंकवादी बिहार की बेटी है। ये सारे लोगों के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद स्पीकर मैडम कि इन लोगों को यह बात क्यों समझ में आई, इन लोगों को यह एनकाउंटर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी को, राजनीतिक आइडियोलॉजी को परास्त करने के लिए, यहां बंगाल के मित्र हैं सौगत बाबू बैठे हुए हैं, वो उस वक्त कांग्रेस में ही थे। 68 से लेकर 71 तक बंगाल में क्या हुआ, नक्सलाइट के नाम पर आपने इनोसेंट आदमी को मारा या नहीं मारा। 83 से लेकर 93 तक इस पंजाब में क्या हुआ, आपने नक्सलाइट के नाम पर मारा कि नहीं मारा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, आपने नागा विद्रोह के नाम पर, मिजो विद्रोह के नाम पर आपने किसी को मारा कि नहीं मारा। और आपको लगता है कि उसको आतंकवाद से आप तुलना करेंगे। आप इनोसेंट आदमी को मारिए, आप राजनीति करिए आप, और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका जो चीफ मिनिस्टर है, वो आतंकवादी को यदि कोई पुलिस मार देती है तो वो उसका दोषी है और उसको जेल में हमको डाल देना है। करेंगे क्यों नहीं, इसलिए करेंगे कि जब बटाला मर्डर केस हुआ, मोहनलाल शर्मा का एनकाउंटर हो गया, बाटला मर्डर केस हुआ, उसका एनकाउंटर हो गया, मोहनलाल शर्मा मर गए, शहीद हो गए। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उस वक्त के तत्कालीन मंत्री का बयान आता है कि मैडम रोने लगी। अफजल गुरु का जेएनयू में पूरा जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे युवराज जो है वहां जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं असाउद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे बैठे हुए हैं, स्पीकर मैडम जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि इस देश में इंटेलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन इसका मामला है। जो इंटेलिजेंस आईबी है क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को किया गया। इंटेलिजेंस देखिए, कारगिल यदि हो जाता है, इस पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, मुंबई का हमला हो जाता है, तो सारे जगह, ये पठानकोट का हमला हो गया, तो सभी जगह हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है। हम सबसे पहला दोष जो है इंटेलिजेंस के ऊपर देते हैं और इसीलिए इंटेलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस इज ए मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, और इस कारण से इंटेलिजेंस को हमने कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। और अधिकार यदि नहीं दिया हुआ है तो आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि दिस वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स एन एक्यूज्ड पर्सन टू बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
जब आईबी के पास कोई आपने पावर नहीं दिया, पुलिसिया पावर नहीं दिया, तो आप आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपने जो सीबीआई डायरेक्टर बनाया, जिस सीबीआई के डायरेक्टर ने आईबी का प्रोसिक्यूशन के लिए मांग किया, उसको आपने खुद ही रिजेक्ट किया था। उसके पहले जो आईबी के डायरेक्टर थे, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, स्पीकर मैडम, ये देश को जानने का सवाल है कि वो उससे सीनियर थे। जूनियर अफसर को इन्होंने अपने हिसाब से सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया और एक करप्ट आदमी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो सीबीआई डायरेक्टर थे, जो आईबी का प्रोसिक्यूशन मांग रहे थे, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप चीजें नहीं करेंगे। और आज भी चल रहा है कि उसके यहां डायरी कैसे उसी कारण से जो एविडेंस एक्ट है, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि देश को किस तरह से इन्होंने बनाना है, रिपब्लिक बना दिया कि आईबी में, सीबीआई में, एनआईए में, सारी संस्थाओं में क्या एविडेंस एक्ट 74, एविडेंस एक्ट क्या कहता है 74 का? Evidence Act, if there is a case against the IB officer concerned, it would have to be proved by evidence other than the intelligence which has allegedly been made by the officer concerned. It is certified, not a public document as defined by Section 74 Indian एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई को, मैं बस 3-4 मिनट में खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को इन्होंने जिस तरह से अपने तरह से यूज किया, इमरजेंसी में डी सेन को सीबीआई डायरेक्टर बनाकर आपने जिस तरह से सीबीआई को खत्म किया, सीबीआई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सीबीआई सबसे ऊपर है, लेकिन इस देश में सीबीआई किसी कानून से नहीं चलती है, पुलिस एक्ट से चलती है। मेरा सभी पॉलिटिशियन से आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट से विशेष तौर पर आग्रह है कि द सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड हैव नथिंग टू डू विद सीबीआई। The logic of this completely defeats me because whether the Supreme Court and the so-called activists like it or not, the CBI is a police force and is neither above nor below any police force. In fact, in view of the 7th schedule of the Constitution, list 2, which makes police a state subject, even the existence of CBI as a legal entity is a very much in doubt. ये कॉन्स्टिट्यूशन है और सीबीआई को जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं और सीबीआई का जो सारा जांच कर रहे हैं, और उसी तरह से जो सोली सोराब जी की अंडर आर्टिकल 227 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स वेस्ट इन द हाई कोर्ट एंड दिस सुपरिटेंडेंस कैन नॉट बी डायल्यूटेड अंडर द इंडियन पुलिस एक्ट एंड इवन द मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्टेड बाय द सोली सोराब जी कमिटी, सुपरिटेंडेंट्स वेस्ट इन द गवर्नमेंट, सीबीआई कैन नॉट हैव ए सेपरेट प्रोविजन विदाउट इट इज ऑल इज सेड एंड डन। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है। ये यहां के सारे पॉलिटिशियन को सोचने समझने का सवाल है कि कोई भी चीज आता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आता है सुप्रीम कोर्ट, और हम इस पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो फाइनली कानून के हिसाब से चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 यदि वो वायलेशन होता है तो ये हम लोगों को सोचने का सवाल है कि हम ये करेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा कि ये कल का इंडियन एक्सप्रेस है मैडम, ये कह रहा है कि क्राउड स्वेलिंग एट मिलिटेंट फ्यूनरल्स। देश में जो ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है वो हीरो बना रही है आतंकवादी को। इस तरह जहां वाले केस में जिस तरह से सारे राजनीतिक पार्टियों ने ये काम किया, उसका ये मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कन्हैया कुमार को आज का बयान है पुलिस फोर्स को, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोर्ट का वायलेशन हो रहा है। आज कह रहा है कि वहां का जो आर्मी है वो रेप करता है, उसी कन्हैया कुमार ने कहा। और अपने जजमेंट में जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन द पिटिशनर वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल while dealing the bail application of the petitioner. It has to be kept in mind by all concerned that they are enjoying this freedom only because our borders are guarded by our armed and paramilitary forces. आज उसी को पर ये बेल में कहा गया है। और दूसरी बातें जो कोर्ट ने कहा है कि उसमें जो कहा है कि आई कंसीडर दिस एज ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम विच सच स्टूडेंट्स आर सफरिंग विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। ये इन्फेक्शन है। मेरा अंत में केवल ये कहना है, ये मैं आपको ये कहूंगा कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है स्पीकर मैडम,
ये जो वोट में जिसने कि इसरत जहां को यहां तक पहुंचाया, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये ऑफिशियल हिस्ट्री है, पाकिस्तान की ऑफिशियल हिस्ट्री है। वो कहता है कि ऑब्लिवियस द ट्रेंड ऑफ इवेंट्स एंड ऑल वार्निंग्स द कांग्रेस परसिस्टेड इन इट्स मुस्लिम mass contact campaign hoping to gain authority it could not do through campaign congress of muslim mass contact। और उसी में यह कहा गया है स्पीकर मैडम कि जो कांग्रेस है वो मौलवी का और मुल्ला का जो है सपोर्ट ले रहा है। उसी में जो सो कॉल्ड सेकुलरवादी हैं उन्होंने कहा, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात करते हुए मैं आपको बताऊं, मैं यह तो कह रहा हूं, इनको बहुत गुस्सा आता है। उस दिन उन्होंने राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए महात्मा गांधी को वीर सावरकर से तय कर दिया। वीर सावरकर ज्यादा दिन तक जेल में रहे कि महात्मा गांधी ज्यादा दिन जेल रहे? मैं ये कह रहा हूं, स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह को हम अहिंसावादी कह देंगे, चंद्रशेखर आजाद को अहिंसावादी कह देंगे? आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी चले गए वहां। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटाया। हमारे मुख्यमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी, तो उसको उन्होंने कहा, उनके मुख्यमंत्री वहां सिनेमा बना रहे थे, शिवराज पाटिल कपड़ा बदलते हुए नजर आ रहे थे। मेरा ये कहना है कि इस देश को बचाइए और मंत्री जी जवाब दीजिए। और अंबेडकर की पंक्ति कोट करते हुए मैं बंद करता हूं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ही साउंडेड ए नोट, if parliament democracy fails in this country, and it is bound to fail because of the attitude of the party in power, rebellion, anarchy and communism will be the only result। और वही हो रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि दूध का दूध पानी का पानी करिए। उस वक्त का सिचुएशन क्या हुआ था ये बताइए, और इस देश को बताइए कि इसरत जहां के एनकाउंटर में किसने इस हलफनामे को बदला। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। Why is it that 3 years have passed and the case has not come to a natural conclusion? Why are we seeking an eye for an eye revenge rather than allowing the courts to do its duty? We are eating, madam, into the very roots of democracy, weakening the institutions of democracy in our country. Yes.